हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। सही है। तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं 12th केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियोस। सही है, जहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स आप लोग को कवर करा दिए हैं। सिर्फ 2-3 चैप्टर्स बचे हुए बच्चों आपके 12th केमिस्ट्री का, जो कि आने वाले कुछ दिनों में कवर हो जाएंगे। सही बात है। ओके, हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर, लेकिन बहुत ही लेंदी चैप्टर। सही बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर बन चुके हैं। देखो लेक्चर नंबर 8 है ये, मतलब इसके पहले 7 ऑलरेडी लेक्चर्स आ चुके हैं इस वीडियो के इस चैप्टर के ऊपर। सही है, तो आई होप आप लोगों ने उन लेक्चर्स को देखा होगा। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग स्टडी करने वाले हैं एलोट्रॉपी के बारे में। समझ रहे हो, हम लोग बात करेंगे एलोट्रॉपी क्या होता है, अलग अलग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की, जैसे इस लेसन का नाम ही है ना बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18। सही है, तो हम लोग एलिमेंट्स 16, 17 और 18 की ही बात कर रहे हैं। तो उनके अंदर एलोट्रॉपी हमें कैसे देखने के लिए मिलती है। उससे पहले जो लास्ट वाले लेक्चर में एक टॉपिक हमारा रह गया था रिएक्शंस विद मेटल्स, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे बच्चों एलोट्रॉपी के ऊपर। सही बात है। तो अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं बच्चों तो ज़रूर से देखिए। जितने भी लेक्चर्स मैंने पहले बनाए हैं मैं सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ। तो अगर आप लेक्चर 1 से लेके चीज़ें देखोगे तो आपको बेटर तरीके से लेसन समझ में आएगा। अगर आप एक टॉपिक 2 टॉपिक के लिए आए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपको बेटर तरीके से पूरा लेक्चर अंडरस्टैंड करना है तो स्टार्टिंग से लेके चीज़ें देखिए। सही है, एटलीस्ट लेक्चर नंबर 6 से देखना शुरू करो, 6, 7, क्योंकि लिंक्ड है। सही है, और आज का जो वीडियो है वो भी लिंक ही होगा अपने पिछले वाले चैप्टर्स की तरफ। जैसा मैं कहता हूँ कि जो पढ़ना है, जो पढ़ाई है ना बच्चों, वो एक स्टोरी की तरह होनी चाहिए कि एक चीज़ होती है, उससे दूसरी चीज़ लिंक, उससे तीसरी चीज़ लिंक, तभी आप चीज़ों को याद करते रखते हो, तभी आप चीज़ों को मेमोराइज कर पाते हो। वरना लोग बैठ के रटते रहते, ठीक है, आंसर पढ़ते रहते, एलोट्रॉपी क्या है, ये दुनिया भर की बातें रटते रहते। समझ रहे हो, तो रटना नहीं है, चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना है, तभी आपकी चीज़ें दिमाग में घुसेंगी। सही बात है, ठीक है। चलो बात शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, वी आर गोइंग टू स्टडी एलोट्रॉपी। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सही है, तो मैं ट्राई करूंगा ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, ऑल्दो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मैं वीडियोस बड़ी ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितनी बड़ी वीडियो होगी बच्चों वीडियो को एंड तक देखना। सही है, बहुत सारी चीज़ें आज आप लोग को सीखने के लिए मिलेंगी। सही है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप आकर इस इंस्टाग्राम पे यहाँ पर मुझे मैसेजेस कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, शुरू करें। चलो आज बातें करना शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर में। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ ये वाला चार्ट बनाया था जो हमारा कवर करना रह गया था, जहां पे हम केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे। सही है, लेक्चर नंबर 6 केमिकल रिएक्टिविटी, लेक्चर नंबर 7 केमिकल रिएक्टिविटी 2, और आज हम लोग को एक ये छोटा वाला पार्ट करना है। उसके बाद हम लोग एलोट्रॉपी पे जंप करेंगे। तो कुछ नहीं, सिर्फ 10 मिनट लगेगा। जिसको एलोट्रॉपी करना है वो थोड़ा सा स्किप कर दो, जिसको एलोट्रॉपी पढ़ना है वो थोड़ा सा आगे स्किप कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर पहले मैं ये कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि मेरा भाई मोटिव है कि मैं पूरे के पूरे लेसन को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊँ। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, वरना एग्जाम में आपके कोई भी वही टॉपिक आ गया जो मैंने छोड़ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो पिछले कुछ लेक्चर्स से बच्चों हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन की। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ कैसी है उसकी बातें हमने की थी। फिर हमने बात किया था बच्चों ग्रुप विथ ऑक्सीजन की, ये शायद लेक्चर नंबर 7 में हुआ था ये दोनों। सही है, जहां पे हम लोग ऑक्सीजन की बातें किए थे। विथ ऑक्सीजन रिएक्टिविटी कैसी होती है, सही बात है। विथ हैलोजन रिएक्टिविटी कैसी होती है, किस तरीके से आपके ग्रुप 16, 17, 18 के एलिमेंट हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑल्दो जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ यहीं पर रिएक्टिविटी दिखाते हैं, इन दोनों में कोई भी रिएक्टिविटी दिखाते नहीं है। ऑल्सो वो ग्रुप विथ मेटल्स भी कोई रिएक्टिविटी नहीं दिखाते। कौन? आपके ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है ना बच्चों, वो मेटल्स के साथ भी कोई भी रिएक्टिविटी नहीं दिखाते। तो आपको ये दिमाग में रखना है, आपको ग्रुप 18 सिर्फ और सिर्फ विथ हैलोजन में पढ़ना है और किसी में नहीं पढ़ना। समझ रहे हो, आपको ग्रुप 18 की रिएक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ विथ हैलोजन में स्टडी करना है और किसी में नहीं करनी। और सारे के सारे में आपको ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 16, ग्रुप 17 ही स्टडी करना है। जैसे हाइड्रोजन में हम लोग बात करिए, वहां पे हम लोग ने वाटर वेटर बनाना सीखा था ना, बहुत सारी चीजें सीखी थी, आप लोग देख लेना पिछले लेक्चर्स को। चलिए बातें करते हैं शुरू। तो आज यानी लेक्चर नंबर 8 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विथ मेटल्स। भैया बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, टेंशन मत लो। सो बच्चों हमें स्टडी करना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। सही है, हम बात करेंगे यहां पर सोडियम की, सोडियम मेटल से रिएक्टिविटी करवाएंगे। सही है, हम बात करेंगे यहां पर
कॉपर की, कॉपर के साथ रिएक्टिविटी करवाएंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। हम बात करेंगे पोटेशियम की, सही है। हम बहुत सारे अलग अलग मैटर्स की बात करेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स की बात करेंगे, समझ रहे हो, इस वाले टॉपिक के अंदर। तो आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान वाला ग्रुप, दैट इज नथिंग बट अवर ग्रुप 16, सही है, ग्रुप 16। अब मुझे आप लोग को, मेरे पास ये इतना कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आप लोगों ने मुझे शुरू से देखा है अभी तक, तो आप लोगों को ग्रुप 16 के अंदर, ग्रुप 17 के अंदर, ग्रुप 18 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके नाम याद हो गए होंगे, सही है। कितने एलिमेंट्स होते हैं वो याद हो गया होगा, एटलीस्ट ग्रुप 16, 17 और 18 की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट वो तो आप लोगों को याद हो ही गए हुए होंगे, सही बात है। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों ऑक्सीजन की, इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 16 के, तो ग्रुप 16 में कौन सा आता है बच्चों? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, ये बातें बहुत बार हम लोग ने बात कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं बच्चों रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की। भैया सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बहुत जल्दी क्या करता है बच्चों, ये रिएक्ट करता है। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल इसके रिएक्टिविटी के, बहुत अनगिनत एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इसकी रिएक्टिविटी के, पर आपकी बुक जो कहती है, आपकी बुक कहती है कि भैया अगर आपने इसे एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवा दिया, अगर आपने ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवा दिया, ये हो गया O2, तो यहां पे आपको मिलेगा बच्चों Al2O3। आपको क्या मिलेगा बच्चों? Al2O3। इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, समझ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑल्दो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मुझे पता है, तो आपको इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है ना, रुको देखो, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, समझ रहे हो, तो इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, सही है। यहाँ पे 3 हो गया, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अगर मैंने मान लो 2 लिखा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अच्छा, तो इसको यहाँ से निकालो, इसको यहाँ से निकालो। यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम हो गया बच्चों? 4 एल्यूमिनियम। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया? 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 3। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, इसे बैलेंस करोगे। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या किया, कैसे बैलेंस किया? अब इस साइड गिनो, पहले यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितना था, 2 एल्यूमिनियम था, 3 ऑक्सीजन था। भैया हम डायरेक्ट बैलेंस नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 एल्यूमिनियम, तो नॉर्मली बैलेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लगाना पड़ेगा, और जब मैं यहाँ पे नंबर लगाऊंगा तो ये नंबर चेंज होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 2 लगा दिया। जब मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो एल्यूमिनियम 2 2 जा 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 जा 6। सही बात है, तो बस मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 और ये 4। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये सब आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा। तो जब वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं ऑक्सीजन के रिएक्शन के, पर वन ऑफ द रिएक्शन जो आपके बुक में दिया हुआ है, जहां पे आप एल्यूमिनियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो, तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। इसे एल्यूमिना भी कहा जाता है बहुत सारी बुक्स में। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे, रुको आगे बच्चों, और कोई एग्जाम्पल दीजिए। और बच्चों आपकी बुक में एग्जाम्पल कॉपर का है, वैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। जब आप कॉपर को सल्फर के साथ रिएक्ट करते हो तो कॉपर सल्फाइड बनता है। इसका नाम लिखते चलो, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख दूं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं, कॉपर सल्फाइड, समझ रहे हो, ठीक है। और बच्चों और भी बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। मान लो Al की जगह आप Fe डाल दो, आयरन डाल दो, ठीक है, आयरन के साथ रिएक्शन कर दो FeO2, समझ रहे हो। और मान लो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दो Mg का जब O2 के साथ रिएक्शन होता है तो MgO2 ही बनता है ना, MgO2 ही बनता है ना बच्चों। MgO2 बनता है कि Mg2O बनता है? Mg2O बनता है, नहीं MgO2 बनता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये इसका नाम है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। जब आप कार्बन, वैसे कार्बन इज नॉट अ मेटल, पर दिखा सकते हो रिएक्शन में। और कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं बच्चों? उन मेटल्स के साथ इनका रिएक्शन दिखा दो, निकल के साथ दिखा सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं, समझ में आई बात, ठीक है। सो ये हो गया आपके वो एलिमेंट्स जहां पे
सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन की ही बात नहीं करें तो पूरे ग्रुप 16 की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों ग्रुप 16 आपके अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्ट कुछ इस तरीके से करता है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं बच्चों अपनी अपनी बुक्स में, ठीक है, आप इसे अपनी अपनी बुक्स में कॉपी कर सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे आपकी बुक में एक और चीज़ दी गई है, मैग्नीशियम को जब आप सेलेनियम से रिएक्ट करते हैं तो MgSe बनता है, मैग्नीशियम सेलेनाइड, ठीक है, मैग्नीशियम सेलेनाइड बनता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं जहां पे आप किसी भी मेटल को आप रिएक्ट करवा सकते हो आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट से। वहां पे कुछ इस प्रकार के कंपाउंड्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आई है कि मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। गुड रिएक्टिविटी, यू कैन से गुड रिएक्टिविटी ऑफ group 16 elements with metal। समझ में आई बात? इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घाई की बात नहीं। चले आगे, ले लिया, आगे चले, चलो लेट्स मूव। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला है बच्चों रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो रिएक्टिविटी विथ मेटल्स इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स। कौन सा है बच्चों? रिएक्टिविटी विथ मेटल्स इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स। बहुत आसान है ये भी, सुनो। ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन से बताओ, अपने मन में बोलो, चिल्ला के बोलो, घर पे चिल्लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया, जितना चिल्लाओगे, जितना जोर से बोलोगे उतना याद होगा। मैं तो ये करता था, ठीक है। तो चिल्लाओ, अपने घर में चिल्लाओ कि अभिषेक सर ने बोला है कि ग्रुप 17 एलिमेंट कौन कौन से, तो जरा चिल्लाओ और बताओ। वो है बच्चों फ्लोरीन, वो है बच्चों क्लोरीन, वो है बच्चों ब्रोमीन, वो है बच्चों आयोडीन, वो है बच्चों एस्टेटीन। सही है, पर मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि एस्टेटीन का रिएक्शन हम नहीं करते। एस्टेटीन जल्दी रिएक्ट नहीं करता। वाई? बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव। ये चीज़ लिखते चलो, रेडियो एक्टिव। अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखा दिया गया कि भैया मान लो मैंने सोडियम को एस्टेटीन के साथ मिला के NaAT बना दिया, क्या ये रिएक्शन सही है या गलत? ऐसे 4-5 रिएक्शन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताओ इसमें से गलत रिएक्शन कौन सी है, तो आप बताओगे भैया ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं करते हम लोग लैब में, होती ही नहीं है, रेडियो एक्टिव है भैया, हम करेंगे ही नहीं। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं कहूँ बच्चों कि मुझे मेटल्स के साथ रिएक्शन करना है, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया Na, मैंने ले लिया सोडियम, मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया Cl2 के साथ। मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया किसके साथ? Cl2 के साथ। क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ क्लोरीन नहीं बच्चों, जितने भी ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं इन्हें हम लोग हैलोजेंस कहते हैं बड़े प्यार से। ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, इनको हम बड़े प्यार से पुचकारते हैं बच्चों हैलोजन के नाम से। तो जितने भी हैलोजेंस है ना बच्चों, ये हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। ये वर्ड याद रखो, ये हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो मतलब हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहेगा। आप ऐसा सोचोगे NaCl मिला के NaCl बना दिया, तो नहीं, गलत है बच्चों। NaCl बहुत ही एक्सेप्शन केस है। मतलब Cl अकेला प्रेजेंट होना बहुत ही एक्सेप्शन केस है। वो किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बीच में, किसी रिएक्शन के बीच में वो सिर्फ Cl के फॉर्म में हो सकता है, पर वो स्टेबल क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में होगा? आपके डायटोमिक फॉर्म में। सही बात है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे बनता है NaCl। यहाँ पे क्या बनता है? NaCl। व्हाट इज NaCl? NaCl इज सोडियम क्लोराइड। NaCl इज सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे Cl 2 है, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ 2 कर देता हूँ और यहाँ 2 कर देता हूँ। अब हो गया रिएक्शन बैलेंस? हो गया ना? हो गया। देख लो एक बार, चेक कर लेना, खुद से भी चेक करा करो। समझ रहे हो ना? खुद से भी चीज़ें चेक किया करो। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैग्नीशियम Br2 के साथ रिएक्ट होता है तो MgBr2 बनता है, MgBr2। व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सही बात है, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो कि सर यहाँ पे जब यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो NaCl सिर्फ एक Cl अटैच हुआ, यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ तो Mg2Br के साथ अटैच हो गया, ऐसा क्यों? अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो बच्चा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े, वो बच्चा थोड़ा सा देखे कि सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे, ये आपका Na है, तो सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो वो होता है 281, यानी इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है। सही बात है ना? तो इसका कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बच्चों? 281। मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड यानी लास्ट शेल में बच्चों सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब वो लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में बिलीव रखते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते। हमेशा याद रखो, हमेशा ये बात बच्चों दिमाग में रखो, दिमाग में। द मेटल्स, कहीं कहाँ लिखा है मेटल? देखो यहाँ मेटल लिखा है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। मेटल्स आर ऑलवेज 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 ऑलवेज, 3 बार बोला मैंने, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। वाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बिकॉज ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कोई भी आप बड़ा आदमी है भैया, अगर वो पैसे डोनेट कर रहा है तो भैया वो पॉजिटिव इंसान है, बड़ा बढ़िया इंसान है, समझ रहे हो? ठीक है। सो ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं तो अपने अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकाल दी, इलेक्ट्रॉन्स इज अ नेगेटिव चार्ज, तो अपने अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकाल दिए तो वो खुद पॉजिटिव हो गए। ऐसे समझ लो, ऐसे याद रख लो। याद रखने के बहुत तरीके हैं, बस तुम लोग याद रखना है, समझ में ही बात। तो आपका जो सोडियम है, मैं कह रहा था ये कि जो आपका सोडियम है बच्चों, वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो जो आपके हैलोजेंस होते हैं, जो भी हैलोजेंस होगा उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो क्या हो जाए, स्टेबल हो सके। तो क्लोरीन आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्लोरीन आपका ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ पे NaCl बनता है, जिसमें एक ही Cl आया। एक Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट वाले ऑर्बिट में, उसने एक Na का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और खुश हो गया, NaCl बन गए। पर वहीं अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीशियम, इसको मिटाते थोड़ा जगह चाहिए मेरे को। अगर मैं बच्चों मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 282, सही है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो अगर आप देखो तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिकॉज ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, तो ये भी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। पर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, पर जितने भी हैलोजेंस हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनको तो चाहिए तो 1 ही इलेक्ट्रॉन, इनको चाहिए कितना, 1 ही इलेक्ट्रॉन, सही बात है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 ब्रोमीन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 ब्रोमीन ले लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ब्रोमीन ले लेगा। दैट्स वाई जब ब्रोमीन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाता है तो MgBr2 बनता है। वहीं जब ब्रोमीन या क्लोरीन Na के साथ बॉन्ड बनाता है तो NaCl बनता है, NaCl2 नहीं बनता। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आई बात? ओके, बहुत अच्छी बात। ये मिटा दे, ये मिटा दे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया तो 10 सेकंड पीछे करो और ले लो, क्योंकि मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। ओके, ठीक है, ध्यान से सुना। अगर मैं बात करूं बच्चों आयोनिक कैरेक्टर की, आयोनिक character of halide. Now why I am talking to ionic character? क्यों बात हो रही है भैया आयोनिक कैरेक्टर की? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों।
अगर मैं बात कर रहा हूं आयोनिक कैरेक्टर की, अब पहला सवाल कि सर आप आयोनिक कैरेक्टर की क्यों बात कर रहे हो? सुनो, जब आप मेटल्स का हैलोजेंस के साथ यानी हैलाइड के साथ बॉन्ड बनाते हो, जैसे मान लो मैंने बना दिया मेटल्स का, मतलब मान लो मैंने बना दिया NaCl, ठीक है, ये रिएक्शन मैंने अभी आपको करके दिखाया। मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जब आपका क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तभी ये बॉन्ड फॉर्म होता है, तभी ये बॉन्ड फॉर्म होगा। जब आपका Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट इज अ मेटल एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जब आपका क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वो हमेशा क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये भाई साहब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप देखो तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयोनिक कंपाउंड है, ये एक आयन है बच्चों, ये एक आयन है। हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। सो आई कैन से बच्चों ध्यान से सुनेंगे, आई कैन से दिस इज अ पॉजिटिव आयन एंड ऑल्सो आई कैन से दिस इज अ नेगेटिव आयन। दिस इज पॉजिटिव आयन, दिस इज नेगेटिव आयन। तो जब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन साथ में आते हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जब साथ में आते हैं बच्चों, तो इनके बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। इनके बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। तो दो आयोनिक कंपाउंड, दिस इज द पॉजिटिव आयन, दिस इज द नेगेटिव आयन, तो दो आयंस के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है, ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। दो आयंस के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड जो दो आयंस के बीच में बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों? आयोनिक बॉन्ड। तो हमेशा याद रखेंगे, जब मेटल्स और हैलाइड्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, जब मेटल्स और हैलाइड्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज मोस्टली, ज्यादातर केसेस में बच्चों, वो बॉन्ड क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। वो बॉन्ड क्या होगा बच्चों? आयोनिक बॉन्ड होगा। दैट्स वाई हम लोग आयोनिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हैलाइड्स की। समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी बुक क्या कह रही है कि सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा? जो हैलाइड सबसे छोटा होगा उसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा आयोनिक होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो M से मैं मेटल दिखा रहा हूं, M फॉर मेटल, ठीक है। तो मेटल का F के साथ बॉन्ड है, मेटल का Cl के साथ बॉन्ड है, मेटल का Br के साथ बॉन्ड है, यही है ना ऑर्डर? सही है। मेटल का आयोडीन के साथ बॉन्ड है, मेटल एस्टाटीन भूल जाओ, ठीक है। ज्यादातर क्या है आपका? मेटल F, मेटल Cl, मेटल Br, Mi। समझ रहे बात? समझ में आई बात? ठीक है। जहां पे M क्या है आपका? मेटल, वेयर M इज योर मेटल, एनी मोनो एटॉमिक मेटल, मोनोवेलेंट। तो आपकी बुक क्या कह रही है, कहना चाहती है कि जितना छोटा हैलाइड उतना ज्यादा आयोनिक पावर, जितना छोटा हैलाइड उतना ज्यादा आयोनिक पावर। तो मतलब ये सबसे ज्यादा आयोनिक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये सबसे ज्यादा आयोनिक है बच्चों, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद। समझ में आई क्या बात? एक मिनट। ओके, नाउ गुड। समझ में आया क्या? समझ में आएगा बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और कह रही है आपकी बुक। आपकी बुक कह रही है, चलो ये तो हो गई बच्चों आयोनिक की बात। अब बात करते हैं कोवेलेंट की बात। अब बात करते हैं कोवेलेंट की बात। कोवेलेंट में आपकी बुक क्या कह रही है? ठीक है भाई, आयोनिक बहुत अच्छी बात है, आयोनिक सिंगल सिंगल, M हमेशा मोनोवेलेंट, सही बात है। लेकिन जब यहां पर बहुत ज्यादा, मतलब मान लो जब इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, जैसे मान लो NaCl में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वहीं अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में +2 है, समझ रहे हो। एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम में +3 है, समझ रहे हो। तो अगर आप देखो तो कुछ कुछ मेटल्स में बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब है कि यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हैलाइड्स अटैच होंगे। यहां पे सिर्फ एक हैलाइड अटैच है,
यहां पर जब हैलाइड अटैच होंगे तो 2 होंगे, यहां पे जब हैलाइड अटैच होंगे तो 3 होंगे। समझ में आई बात? तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा वो कंपाउंड कोवेलेंट होगा। तो मतलब इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल है पर इसके अंदर नहीं है। ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? ये। समझ में आया मैंने बात क्या बोला? तो कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी बच्चों, मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या फिर मोर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, मोर द वैल्यू ऑफ oxidation number more the oxidation state, more the oxidation नहीं more the compound is covalent, more the compound is कोवेलेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो वहीं अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा बच्चों, वही वाला एग्जांपल ले लो या फिर कोई दूसरा ले लो, SnCl2, कुछ आपके टेक्स्ट बुक से उठा लेते। SnCl2 सही बोला था मैंने, ये वाला ले लेते। SnCl2 और SnCl4 कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा? बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ, ये लाइन पढ़ो और फिर दिमाग दौड़ाओ। मैंने क्या बोला कि जहां पे ज्यादा हैलाइड लगे हैं उसका ज्यादा ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर। जहां पे देखो एक ही हैलाइड है +1, यहाँ पे 2 हैलाइड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ 3 हैलाइड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। अगर मैं बात करूं बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मोर द कंपाउंड इज कोवेलेंट। तो मुझे आप बताओ कि इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसके ज्यादा होंगे? बहुत ही आसान है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गेस भी कर लिया होगा दैट दिस इज मोर कोवेलेंट, दिस इज मोर कोवेलेंट। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे बात करें। अगला क्या है? हु इज अगला? इसको मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, इसको मिटा रहे हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं। ले लिया? बहुत सही, बहुत सही। मिटा दें? कैसे मिटाया यार? चलो इसको भी मिटा ही देते हैं। अरे नहीं, इसको डिलीट करें? ओके ठीक है। चलो बात करते हैं अगले यानी ग्रुप 18 एलिमेंट की, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अब देखो 18 एलिमेंट्स में मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी आपको सिर्फ कहाँ पढ़नी है? ग्रुप 18 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी आपको सिर्फ कहाँ पढ़नी है? विथ हैलोजन में, मतलब विथ हाइड्रोजन, विथ ऑक्सीजन और विथ मेटल्स में कहीं भी आपका ग्रुप 18 नॉट रिएक्टिव, विल नॉट रिएक्ट। समझ रहे हो? सो आप लिखोगे, पहले आपको पता होना चाहिए ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको पता है, वो मैं नहीं बताने वाला, मैंने बहुत बार बताया। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे दैट ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ठीक है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिखोगे आप, आर बिलोंग टू नोबल या फिर आप कह सकते हो इनर्ट गैसेस, inert gases. Hence, they do not react with any metal. किसी भी मेटल के साथ वो रिएक्ट
नहीं होते। बहुत अच्छी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है। किसी भी मेटल के साथ बच्चों वो रिएक्ट नहीं होते। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है बस, कुछ यहाँ पर सारे मेटल्स के नाम लिखेंगे, मैंने बहुत बार पढ़ा है आप लोग को, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। ये सब कुछ आपको लिखना है अपनी बुक में, टाइम पास नहीं करना है, सारी चीज़ें लिखनी है। जितना लिखोगे उतना याद होगा। केमिस्ट्री इज़ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट। पहली बात, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप आज पढ़ रहे हो और कल नहीं पढ़ोगे ना, कल उस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे, कल उस चीज़ को देखोगे नहीं ना, तो वो भूल जाओगे आप। समझ रहे हो? ठीक है। सो केमिस्ट्री इज़ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट बच्चों। प्लीज़ केमिस्ट्री को लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, क्योंकि लिख लिख के पढ़ने से बहुत जल्दी चीज़ें याद होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सही है? तो प्लीज़ बच्चों लिखो लिखो, और क्या कह सकते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। चले शुरू करते बच्चों एक छोटा सा टॉपिक, एलोट्रॉपी। नाउ सबसे पहली बात बच्चों, एलोट्रॉपी होता क्या है? सबसे पहली बात, सबसे इजी बात आप कह सकते हो, मतलब ये तो आपने बचपन से पढ़ा है। व्हाट इज मीन बाय एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी मतलब बच्चों ध्यान से सुनो, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिनके अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। समझ रहे हो? तो अ सिंगल केमिकल कंपाउंड और अ केमिकल कंपाउंड विच प्रेजेंट इन 2 और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो मैं कह सकता हूं वो उसका एलोट्रॉप है। वो उसका क्या है? एलोट्रॉप। समझ रहे हो? तो एक बेसिक सी लाइन आप लिख सकते हो जिससे आपको चीजें याद रहेंगी। अ केमिकल कंपाउंड, अ केमिकल compound which exist in 2 or more different form different form is called as allotropy। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जहां पे केमिकल चेंज नहीं हो रहा, जहां पे केमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही, बट उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ज्योमेट्री चेंज हो रही है। समझ रहे हो? इसका बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हो कार्बन। कार्बन एक कंपाउंड है, इसके अलग अलग एलोट्रॉप्स आपको दुनिया में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपको ग्रेफाइट देखने के लिए मिलता है, जैसे आपको डायमंड देखने के लिए मिलता है। तो डायमंड भी एक स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट भी एक स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अलग फिजिकल फॉर्म में। ग्रेफाइट बहुत ही नाजुक होता है, इसको ऐसे तोड़ो टूट जाएगा। डायमंड टूटता है क्या? नहीं भैया, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हो? तो ये दोनों नहीं टूटते, दोनों ही कार्बन है, बस दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, ज्योमेट्री अलग है। समझ रहे हैं? और भी होते हैं, वो बॉल होता है ना, वो 60C60 वाला, वो भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बच्चों, जिनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी। कृपया करके इसे आप नोट कर लीजिए अपनी अपनी किताबों में। ठीक है? ठीक है, समझ में आई बात? ओके, आगे चलें। कुछ नहीं करना है बच्चों, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है हम लोग को एलोट्रोपी के बारे में। आ जाओ, एलोट्रोपी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है। जैसे अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एलोट्रोपी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एलोट्रॉप्स। एक होता है O2, ये है बच्चों आपका डाइऑक्साइड फॉर्म, डाइऑक्साइड फॉर्म, सही है, ये एक है। दूसरा होता है आपका O3, दिस इज द ओजोन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? ओजोन फॉर्म। तो जो आपका ऑक्सीजन है वो 2 फॉर्म में है, एक आपका O2 यानी ऑक्साइड फॉर्म, एक आपका O3 यानी डाइऑक्साइड फॉर्म। वहीं अगर हम लोग बात करें बच्चों सल्फर की, तो सल्फर के भी 2 टाइप्स हैं। एक सिंपल है, एक आपका अल्फा सल्फर और एक आपका बीटा सल्फर। इनके बारे में एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट के बारे में आपको चीज़ें थोड़ी सी पढ़नी है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको याद रखना, क्या याद करना है बच्चों? ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स है। कौन कौन से? मेरे साथ बोलेंगे वापस।
ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स हैं, एक O2 एक O3। O2 आपका डाइऑक्साइड फॉर्म है, O3 आपका ओजोन है। ओजोन जो आपका ओजोन प्रेजेंट होता है ना ट्रोपोस्फियर में कि स्ट्रेटोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में, हाँ, उसमें ओजोन प्रेजेंट होता है। वहीं अगर आप सल्फर की बात करें तो सल्फर में दो फॉर्म हुए, एक आपका अल्फा सल्फर, एक आपका बीटा सल्फर। दोनों के और भी कुछ नाम हैं, पर वो नाम को जानने के लिए आपको ये चार्ट पढ़ना पड़ेगा। एक है आपका रोम्बिक अल्फा सल्फर, रोम्बिक मतलब अल्फा सल्फर, और एक आपका मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको हम लोग बीटा सल्फर कहते हैं। और एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने आपकी ही टेक्स्ट बुक से लिया है, जो टेक्स्ट बुक आपके पास होगी। उसमें देखो कुछ चीज़ें दी गई हैं बच्चों, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे बात किया गया है बच्चों कलर कैसा है, शेप कैसा है, उनका स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना शुरू में एलोट्रॉपी मतलब क्या बच्चों, ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं कलर की बात करूं तो रोम्बिक यानी अल्फा सल्फर किस कलर का होता है? पेल येलो। पेल येलो मतलब लाइट येलो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहां लिखो लाइट येलो, समझ रहे हो, लाइट येलो, इसको हम लोग पेल येलो बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है बच्चा? ब्राइट येलो सॉलिड, बहुत ही ब्राइट, समझ रहे हो, बहुत ही ब्राइट कलर होते हैं, डार्क कलर होते हैं इसके, ब्राइट येलो। ये क्या कह रहा है बच्चों? किस शेप का होता है? ऑर्थोरोम्बिक शेप होता है, ऑर्थोरोम्बिक शेप। इसका कैसा है बच्चों शेप होता है? निडल शेप, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है, यहीं से नाम आया बच्चों इसका मोनोक्लिनिक। ये ऑर्थोरोम्बिक है, यहीं से इसका नाम आया रोम्बिक, समझ रहे हो, क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट बच्चों कितना है इसका? 385.8 केल्विन। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो माइनस कर दो 273 से। और वहीं इसके बात करें बच्चों हम लोग तो 392, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 2.069 पर cm3। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1.989। ये सब आप खुद से पढ़ सकते हो। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन CS2, समझ रहे हो ना, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फेट, हाँ, कॉपर सल्फेट के अंदर सोल्यूबल है पर पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है आपका रोम्बिक वाला। पर अगर मैं बात करूं बच्चों इसका तो ये सोल्यूबल इन, ये भी सेम है। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी बच्चों इट इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन टेम्परेचर पे एंड ट्रांसफॉर्म टू बी सल्फर अबव दिस टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर के अगर नीचे रखो तो वो रोम्बिक है, इस टेम्परेचर के ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ तो वो क्या हो जाएगा? 369। स्टेबल अबव 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा स्ट्रक्चर बिलो द टेम्परेचर। अगर इस टेम्परेचर के नीचे लेके जाओ तो अल्फा बन जाएगा, टेम्परेचर के ऊपर रखो तो क्या हो जाएगा? ये बीटा रहेगा। मतलब ये बच्चों इसकी थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है, ये इसका थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है। स्ट्रक्चर कैसा है? S8 क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, ठीक है। हैव अ पकल्ड रिंग स्ट्रक्चर, और इसकी ये भी S8 है, मॉलिक्यूल विद अ पकल्ड रिंग स्ट्रक्चर, सेम ही दिख रहा है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाओगे भैया? वेपराइजेशन करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे? रोम्बिक सल्फर मेल्टेड इन अ डिश एंड कूल टिल द क्रस्ट इज फॉर्म, 2 holes are made in the crust and remain liquid is poured out of the needle shape क्रिस्टल बीटा स्ट्रक्चर। तो बहुत ही आसान है, ये छोटा सा टॉपिक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है पता है आपको? टेम्परेचर याद रखना है, इनका मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट याद करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया किस टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 369 के बिलो अल्फा स्टेबल है, 369 के ऊपर बीटा स्टेबल है। बस इतनी बातें याद रखनी है इस टेबल से, और कुछ भी याद नहीं रखना। आसान है, कर लोगे, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो से हम लोग वो ऑक्सा एसिड की बातें शुरू करेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस है उनकी बातें हम लोग शुरू करेंगे अगले वाले लेक्चर से, ठीक है। बहुत सारी बातें होंगी वहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम का हैंडल दिया था लेक्चर के शुरू में, वहाँ से आप आ सकते हो, कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो बच्चों। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग।